मैं सवाल पूछने की शुरुआत करूं उससे पहले एक चीज कंफर्म करना चाहूंगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो विजेंद्र सिंह, बॉक्सर विजेंद्र सिंह के साथ जो आपकी फोटो है वो जयपुर की ही है लगभग? हाँ, ये फोटो जयपुर की। फोटो जयपुर की ही। मेरी फोटो और थी, मैंने भेजी थी, वो नहीं थी। हाँ, जो आपने लगाई है वो जयपुर की। मैं ये जो फोटो देखकर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस जगह पे मैं भी मौजूद था तो मेरी वो यादें ताजा हो गई। स्टेडियम में एक इवेंट था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। चलिए जी सर, बहुत बहुत स्वागत आपका सबसे पहले जननायक कॉन्क्लेव 2025 में, और शुरुआत करते हैं आपके सफर की बात के साथ में ही। कैसा रहा अभी तक का आपका राजनीतिक सफर और क्या भावना रहती है, और अगर हम इस फील्ड में आपको जितनी संतुष्टि मिली है क्या आप उससे आप संतुष्ट हैं या बहुत कुछ और करने की अभी इच्छा बाकी है? राजनीतिक सफर अभी तक का तो बहुत ज्यादा लंबा तो नहीं हुआ है, उम्र थोड़ी है, लेकिन जो भी 15 साल का अनुभव रहा है काफी मैं ये मानूंगा कि हाँ संतोषजनक रहा है। कंप्लीट सेटिस्फैक्शन तो इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि मैनी मोर थिंग्स टू अचीव ना, अभी तो बहुत कुछ आगे जाने की मंशा है, लोगों के लिए बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत काम अधूरे हैं। तो सफर अभी लंबा है और आगे का रहा आपने जो पूछा है वो क्या है कि बहुत सारी चीजें आप पहले नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। आप सिर्फ ये मन में ये धार के चल सकते हैं कि मैं मेहनत करूंगा और एज एंड व्हेन इट कम्स उस हिसाब से हम देखेंगे, बट मन में मंशा सेवा की हो और मेहनत हो तो रास्ते खुलते जाते हैं। राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कैसे मिली और किससे मिली, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरा परिवार कंप्लीटली पॉलिटिकल था, ऐसा नहीं है। मेरे फादर जैसा कि आपने देखा वो सोशल पर्सन ज्यादा थे जी, लेकिन वहाँ के कुछ हालात सर्कमस्टांस, राजनीति में एक सिचुएशन सर्कमस्टांस भी एक चीज है बहुत बड़ी ना, तो मेरा कभी ऐसा विचार था नहीं। लेकिन मेरे फादर के देहांत के बाद वहाँ के शहर के लोगों की इच्छा थी कि कोई इस परिवार से आगे आए जी, तो मैंने नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव लड़ा 21 साल और 3 महीने जी। मैं पार्षद बना, अम्बा में भी देख रहे थे स्वाति जी बैठे हैं, आपके कई पार्षद रेणुवा जी बैठे हैं जी। मैं पहले पार्षद बना था, फिर मैं नगर पालिका चेयरमैन बना, फिर इस्तीफा देकर मैं विधायक बना। तो इस तरीके से राजनीतिक शुरुआत हुई थी जी, और वो अभी आपके सामने है ही जी। आज आजादी के बहुत सालों के बाद में भी हम देखते हैं कि बहुत सी जगह पर मूलभूत सुविधाओं की कमी है, तो उन चीजों में सुधार लाने के लिए आपके क्या विचार हैं, हमें क्या करना चाहिए ताकि हम बहुत तेजी से सभी जगह पर मूलभूत सुविधाएं पहुंचा सकें? ये क्वेश्चन आज भी इतना रेलेवेंट इसलिए है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने विधानसभा के अंदर बाहर इस चीज को महसूस की है जी। बहुत ही सबके टिप्स पे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा, ये है हमारी मूलभूत सुविधाएं जी। और हकीकत ये है कि इन सुविधाओं के विस्तार की तो बात की बात है, जो अभी हम जहां तक पहुंचे हैं बहुत आगे पहुंचे हैं। मैं किसी गवर्नमेंट की प्रेज या क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, जनरल बात बता रहा हूँ, लेकिन इनकी सुविधा अभी भी हमें उतनी दरकार नहीं है जितनी होनी चाहिए। रीजन भी क्योंकि बहुत बड़े देश में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए आपको बहुत बड़े फंड चाहिए। तो अभी देखिए हाईवेज भी बन रहे हैं, चिकित्सा में मुफ्त चिकित्सा आ रही है, शिक्षा है, और पानी के लिए भी हम काफी तक आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये बात स्वीकार करूंगा कि इतने दशकों के बाद भी इन 5 मूलभूत सुविधाओं में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। क्या किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, कुछ उस पर प्रकाश डाल सकते हैं? बहुत ही क्लियर है, एक रोड मैप जो बनता है, हर सरकार का एक विजन होता है, चाहे वो पंचायत की सरकार हो चाहे प्रधानमंत्री जी की सरकार हो। आपके विजन में इन 5 सुविधाओं के इर्द गिर्द बजट घूमना चाहिए। उसके बाद ऐसा नहीं है कि इनके अलावा आप रेलवे में काम नहीं करोगे, आप किसानों के लिए काम नहीं करोगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं करोगे, आप और जो सुविधाएं अपने जनता को देने वो नहीं करोगे, लेकिन वो इनके आस पास घूमनी चाहिए। प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। आपके पास सड़कें होंगी तो बेहतर ट्रांसपोर्ट होगा, बिल्कुल टाइम बचेगा, एक्सीडेंट्स नहीं होगी। इफ यू आर गुड इन एजुकेशन, आप शिक्षा में बहुत अच्छे हैं तो बाकी रास्ते खुल जाएंगे। आप चिकित्सा तो आप सबसे पहले चिकित्सा तो बाद में हाई एंड चिकित्सा पे जाना, पहले पीने की, सिंचाई की, पानी की व्यवस्था हो, उसके बाद हम और ज्यादा पानी के बेहतर उपयोग के बारे में सोच सकते हैं। और ये बिजली की बात है, अगर मेरे घर पे लाइट ही नहीं आएगी तो बाकी चीजें तो बात की बात है। इन 5 चीजों को बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है। आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हो। मैं ये नीड महसूस करता हूँ कि इन 5 चीजों को स्ट्रेंथन करके फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्या लगता है आपको, जैसा आपने अभी अपनी एक बात में कहा कि हम एक बहुत बड़ी जनसंख्या का देश है और ये जनसंख्या बढ़ती भी जा रही है निरंतर, तो इतने बड़े देश में एक राजनेता का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या आपको लगता है कि किसी भी क्षेत्र का शुरुआत होती है पार्षद से, विधायक है, सांसद है, उसके ऊपर पद है, तो क्या राजनेता अकेला अपने क्षेत्र का जो भी उनकी समस्याएं हैं जनता की, अकेला समाधान कर सकता है? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। देखिए एंकर महोदय,
ये कैसे पॉसिबल है कि एक पॉलिटिकल आदमी अकेले इतने बड़े सिस्टम और सेटअप को चलाए? अगर कोई ये सोच भी रखता है तो भी गलत है, ये संभव भी नहीं। मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ जी। आपके वहां जो भी कैटेगरी का पॉलिटिशियन हो, पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, सरपंच हो, उसके अलावा आपके पास एक एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप भी तो है। बिल्कुल है। वो भी तो अपना काम करेगा। बिल्कुल। बेनिफिशियरी कौन है? जनता। अगर वो अवेयर नहीं होगी, वो जागरूक नहीं होगी, हम ये उम्मीद रखते हैं कि सुबह जो कचरे वाला आया, कचरा वो जो गीत गाते हुए गाड़ी आती है सफाई के लिए, मैंने अपने घर में एकत्रित करके नहीं रखा, मैं खुद अवेयर नहीं हूँ उसके टाइमिंग का, तो कैसे वो होगा? अगर मैं खुद पानी नहीं बचाऊंगा, मैं जनता हूँ, वाटर सेव नहीं करूंगा, तो इन नारों का मतलब नहीं है। घर में हम निकल जाएं, सारी बिजली, सारे इक्विपमेंट्स ऑन छोड़ जाएं, बिजली का लोड बढ़ रहा है, अवेयरनेस नहीं है तो उसका उपयोग क्या है? और उनको एग्जीक्यूट कौन करता है? एग्जीक्यूशनरी बॉडी, एडमिनिस्ट्रेशन। उनकी भी तो उतनी बड़ी भूमिका है। आप एक एज अ पॉलिटिशियन आप सारे काम कर लो, कैसे पॉसिबल है? ये टीम वर्क की तरह है। आपको आपका काम विधानसभा में बोलना है, वो आपका काम है। फील्ड में तो आपको सबकी हेल्प चाहिए। आप भी तो बैठे ना, फिर सब कुछ हम कर ले, सिर्फ मीडिया की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है। आप भी तो अवेयर करा रहे हो, लोगों को बता रहे हो। ये सारे जितने मतलब अंग है, ये सब मिलकर ही इस चीज को मजबूत करते हैं। नेवर अ पॉलिटिशियन कैन डू एनीथिंग अलोन, संभव भी नहीं है। जिस तरह से मूलभूत सुविधाओं की बात करी, मुझे लगता है कि हमें एक मूलभूत जिम्मेदारियां भी तय करनी चाहिए जनता के लिए, जो उन जिम्मेदारियों को वो निभाए ही निभाए, जिसमें एक छोटा सा एग्जांपल आपने कचरा इकट्ठा करने को लेकर है, पानी बचाने को लेकर है। आज भी हम अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे सड़क पर कचरा डालते थे। थोड़ी देर पहले स्वाति जी से भी बातचीत हुई थी, उन्होंने भी इसको बताया था और इस मुद्दे के ऊपर बात की थी। कौन से वो 3 बड़े काम हैं जिनको आपको लगता है कि एक राजनेता के रूप में आपको मौका मिले तो आप ड्रीम रखते हैं कि यार मुझे मौका मिले ना, तो मैं ये 3 बड़े अच्छे काम करना चाहता हूँ मेरे जीवन में, मेरे राजनीतिक जीवन के अंदर, जिससे जनता का भी फायदा हो सके? वैसे तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर आपने 2-3 काम पूछे ना, तो मैं पॉलिटिकली बाइस नहीं हो रहा, पर मैं फील करके आपको बताता हूँ। आप इसको कहीं और मत जोड़ना। ये जो लगातार बार बार इलेक्शंस आते हैं ना, ये कंसोलिडेट होने चाहिए, एक होने चाहिए। आज मेरी ड्यूटी दिल्ली लगी है, कल आपकी ड्यूटी बिहार लगेगी, वहां के नेता यहाँ आएंगे, यहाँ की ड्यूटी वहां लगेगी। कितना समय, धन, कितना टाइम जाएगा? बिल्कुल। क्यों? मतलब पूरी गवर्नमेंट मशीनरी काम पे लग जाती है जी। एक स्टेट का ओपिनियन दूसरे को इफेक्ट कर देता है, कहाँ के इलेक्शन का कहाँ पे असर पड़ता है, और कितना प्रशासन और समय लगता है। फिर कामों में जो अड़चन, आचार संहिता लग गई, जब 2 महीने काम नहीं होगा जी। इन सबको जो देश के प्रधानमंत्री जी का विजन है, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ कि एक देश में एक तय सीमा अनुसार चुनाव होने चाहिए। अभी हमारे यहाँ पे सीएम साहब चाह रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। मेरे यहाँ नगर पालिका के चुनाव अब है, 6 महीने बाद नगर परिषद के कहीं है, उसके 4 महीने बाद जिला परिषद के चुनाव में उलझे रहते हैं, उन आचार संहिता में लगे रहते हैं। काम करने का जो एक्चुअल आप हमें बोलते हो, यार नेता आपने 5 साल में क्या किया, 5 साल में टाइम कितना मिला वो तो देखो। ये एक मुझे लगता है ये ड्रीम है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। वर्क बैलेंस के हिसाब से राजनेता का जो वर्क बैलेंस है वो बेहतर हो जाएगा, जनता के लिए भी ठीक है। आप चुनाव मोड में थोड़ी ना रहेंगे हर वक्त, आपको अपना काम भी देखना है। जनता को, कोई बिजनेसमैन है उसको अपना बिजनेस देखना है, मीडिया वालों को भी अपनी 100 और चीजें भी देखनी है। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स आपको स्पोर्ट्स भी तो कवर करना है, यूथ भी कवर करना है, विमेन एम्पावरमेंट भी तो कवर करना है। आप हर दूसरे तीसरे महीने आज वो हार गया, वो जीत गया, इसका जो तरीका मोदी जी ने ढूंढा है वो बहुत बढ़िया है। एक देश में एक तय समय सीमा अनुसार चुनाव हो, बहुत धनबल और समय बचेगा, ये मेरा एक ड्रीम है। इसके अलावा कोई दूसरा बड़ा ये है, जो ये नशे की लत जो लगी, विशेष रूप से ये जो कोकेन, हीरोइन और ये इस तरीके के, क्योंकि मैं बॉर्डर के प्रदेश अपने उस जिले से आता हूँ, तो जो पंजाब हरियाणा से काफी हद तक ये जो युवा नशे में जा रहे हैं, इसको छुड़ाना बहुत जरूरी है साहब। छोटे मोटे नशे की तो बात ही अलग है, ये नशा तो नस्लों को बर्बाद कर रहा है। और मैं हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर उस तरीके का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, इसलिए मैं फील करता हूँ ये नशे के ऊपर पूर्ण रूप से अंकुश लगना चाहिए। तरीका उसको चाहे स्पोर्ट्स से जोड़ो, एजुकेशन से जोड़ो, कुछ भी हो, बट इस नशे की प्रवृत्ति के ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी एक छोटी सी और, ये जो डुप्लीकेसी है ना किसी भी चीज की, आप अभी कल परसों पढ़ रहे थे नकली पता नहीं क्या पकड़ा गया गोदाम में, उम्मीद नहीं थी। सरसों हाँ। वो भी नकली पकड़ी कैसे गई? बारिश हुई, मेल्ट कर गई, मिट्टी बन गई। लोगों ने बोला ये क्या है, पता चला गोदाम के अंदर नकली सरसों है। और खाने के पदार्थों की कोई सीमा ही नहीं है। आज ही मैं एक बड़े राष्ट्रीय अखबार में पढ़ रहा था, मेरे ध्यान नहीं रहा, गोदाम में पता नहीं कितना कुंटल नकली सामान पकड़ा गया है। मतलब नकली का भी हद हो गया।
और खाने को लेकर बच्चों को कई बार देखा जाता है कि उनको जो चीजें परोसी जाती है उसमें भी डुप्लीकेसी है। मिलावटखोरों के ऊपर बड़ा सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि आप मान के चलिए नकली दूध, दही, घी, सब्जियां और ये जितनी भी चीजों में मिलावट आ रही है, ये कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से कमजोर करती है। और जो स्ट्रेंथ चाहिए, हम उम्मीद करते हैं ओलंपिक्स जीते, कॉमनवेल्थ जीते, कहां से जीतेंगे? ये नकलीपन है जो खोखला करे जा रहा है अंदर से। इसके ऊपर अगर कोई बहुत सख्त कानून बने तो मैं मानता हूं कि काफी हद तक इस पर अंकुश लग सकता है। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की जो युवाओं को सीधा जोड़ती है नशे की बात को लेकर, जो आपने कही नशे की प्रवृत्ति को लेकर। क्या मतलब आपका एक ड्रीम है कि उसके ऊपर रोक लगे, लोग नशे से दूर हों? क्या तरीका हो सकता है? क्योंकि आए दिन हम लोग सुनते हैं कि इतनी इस तरह की हेरोइन पकड़ी गई, इतना ड्रग्स पकड़ा गया। जब पकड़ा जा रहा है, बार बार मुस्तैदी भी है, उसके बावजूद भी पकड़ा जा रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या तरीका हो सकता है इसकी रोकथाम के लिए? सख्त प्रशासन, सीधी सी बात, साफ नीयत। अगर उच्च पदों पे बैठे लोगों की नीयत साफ नहीं होगी तो ये सफाई कैसे हो पाएगी? कोई भी हो, जनरल बात था, उच्च पदों पे चाहे वो राजनेता हो, चाहे प्रशासन हो, पुलिस हो, वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। नीयत साफ होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज, समझौता नहीं होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। और एक मीडिया के माध्यम से अवेयरनेस इश्यूज, मतलब ये लोगों को हम बताएंगे कि ये कोई सामान्य नशे नहीं है। कितनी बार आपके अखबारों में इंजेक्शन लगा हुआ लड़का, ऐसे इंजेक्शन लगा हुआ उसकी नसों में, मोटरसाइकिल पे बैठा और वहीं उसकी डेथ हो गई। ऐसे हजारों केसेस हर 5-7 दिन के अखबार में देखने को मिलते हैं। तो ये तो वो है जो रिपोर्ट होते हैं, अनरिपोर्टेड होते हैं। और जो साल 2 साल 3 साल में, वो मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे कई बार इश्यूज आए हैं कि नशे की इस सफेद चिट्टे जिसको बोलते हैं कोकेन, हीरोइन के नशे में इतना अंधा हो गया एक लड़का कि उसने अपने पेरेंट्स तक को मार दिया, माँ बाप को, क्योंकि उसने उनको वो जो बंदी गृह, वो जो सुधार गृह होता है उससे लेके आए, उसमें डाला वापस, तो वो वहां रह नहीं पाया, रात को भाग के आया और उन्होंने अपने माँ बाप तक का भी मर्डर कर दिया। वो इतने अंधे हो जाते हैं इस सफेद नशे कोकेन, हीरोइन। ये तो इतना खतरनाक है कि इसके ऊपर तो जैसे आपने कहा, इन सभी स्टेप्स को, सभी ऑर्गेनाइजेशंस को, सभी एंटिटीज को मिलकर काम करना पड़ेगा, वरना आने वाले समय में ये बहुत बड़ी बर्बादी लेके आएगा। जैसा आपने कहा कि उच्च पदों पर जो लोग बैठे हैं उनकी स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं एक आपकी बात से समझ में आ रहा है कि किसी ना किसी मिली भगत के चलते भी ये सारे काम होते हैं, जो बार बार हमारे एरियाज में ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, सारी चीजें हो रही है। तो उसके ऊपर जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, अगर वो आती है और जो भी उसमें जिम्मेदार लोग होते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, तो शायद ये बेहतर तरीका हो सकता है कार्रवाई करने का और उन लोगों को सुधारने का। एक थोड़ा लाइट नोट पर आते हैं, आपके पसंदीदा राजनेता के बारे में जानना चाहेंगे कि कौन है आपके पसंदीदा राजनेता और क्यों आप उन्हें अपना पसंदीदा राजनेता मानते हैं, क्यों आपके लिए वो प्रेरणा स्रोत है? मैं इसको मॉडर्न और ट्रेडिशनल युग में डिवाइड करूंगा। पुराने, जब मैंने राजनीति की शुरुआत की थी और उससे थोड़े से पहले से जब से देख रहे थे, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत पसंद थे। उनका जो बोलने का तरीका था, जो उनका विजन था, और अभी जैसे कई मूवीज में भी उनका हमने बड़ा स्वरूप देखा है, जो बड़ा हृदय था उनका, देश के प्रति जो जज्बा था, सभी इतने दलों को साथ लेकर सरकार चलाना, एक वोट पे अगर सरकार गिर रही है तो समझौता नहीं करना, इन नीतियों की वजह से मैं उनका बहुत बड़ा फैन था। और उनसे पहले मैंने बहुत तो नहीं देखा क्योंकि मेरी रिश्तेदारी हरियाणा में है, लेकिन मैंने देवीलाल जी को कई बार दूर से देखा है, वे हमारे घर भी आए हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं। उनका जो एक किसानों के प्रति जो प्रेम था, जो उन्होंने बड़े बड़े कानून बनाए, बड़ी बड़ी छूट दी, सर्वाधिक सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की थी कई प्रकार की ये छूट किसानों को देने की, माफी की, वो। और आज के युग में मोदी जी की जो डिसीजन मेकिंग है, मैं उसका बहुत बड़ा कायल हूँ। वो निर्णय लेने अपने आप में, डिसीजन मेकिंग एक छोटी बात नहीं। वे व्यक्ति सफल होते हैं जीवन में जो निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। निर्णय गलत है या सही है ये वक्त बताएगा, पर आप निर्णय नहीं ले रहे, ये भी एक निर्णय। नो डिसीजन इज ऑल्सो अ डिसीजन। आपने निर्णय नहीं लिया, तो मैं मानता हूं कि मोदी जी की जो निर्णय लेने की क्षमता है वो बहुत ही सटीक है। इसके लिए मैं मोदी जी को आगे सुनाता हूं। बहुत अच्छी बात है। आज सोशल मीडिया और नई नई टेक्नोलॉजी जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करें, बहुत हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर ये फैल चुकी है। और ये एक ऐसी चीज है कि हम अपने ग्राउंड पर भी मौजूद रहें और लोगों के बीच डिजिटल मीडियम के माध्यम से भी हम लोग मौजूद रहें। तो इन दोनों चीजों में आप कितने कंफर्टेबल हैं और कैसे आप सामंजस्य बिठाते हैं? क्या आज की तारीख में किसी एक राजनेता का डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रहना भी उतना ही जरूरी है जितना जमीन पर रहना जरूरी है? इसमें मेरे व्यूज थोड़े से अलग हैं जी। मैं सोशल मीडिया पे जितना एक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, जितना उपयोग होना चाहिए,
वहां तक हूँ, पर वो मैं सीमित रखता हूँ जी। मेरा ये मानना है, मैं देखो क्लियरली बता रहा हूँ, मैं आर्ग्यू भी कर सकता हूँ यहाँ पे अगर कोई बात करना चाहे तो। आप सर्वप्रथम तो ये देखिए आप किस क्षेत्र से आते हैं। आप जयपुर में बैठे हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल, कनेक्टिविटी बहुत ऊंची है, घंटों में मतलब घंटों क्या मिनटों में न्यूज पहुंच जाती है और वायरल होते हुए देर नहीं लगती। हम आते हैं साहब रूरल बैकग्राउंड से, वहाँ कनेक्टिविटी इतनी मतलब पूरी नहीं है, बट अभी भी एक इशू है। अभी भी नॉर्मल फोन, कीपैड फोन से स्मार्टफोन पे मूव कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, लोग अभी भी जमीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे सोशल मीडिया को अडॉप्ट कर रहे हैं। और अगर आपकी प्रेजेंस ग्राउंड पे स्ट्रांग है तो आप सोशल मीडिया पे स्ट्रांग हो। आप वीडियो बना के वो 2 चैनल से गाने वाने चला के वो कुछ भी दिखा दे, ग्राउंड में कोई मेरे को जानते ही नहीं, वहाँ क्या ही मतलब। आपकी ग्राउंड पे प्रेजेंस होनी चाहिए, पीपल शुड नो यू, आपके काम को जानना चाहिए, आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का या पंचायत का, या आप अगर सांसद है तो अपने संसदीय क्षेत्र की नॉलेज होनी चाहिए। आप वहाँ जनता के बीच में उनके सुख दुख अच्छे बुरे में जाओ, उसके बाद आप सोशल मीडिया पे आके देखो, डबल ताकत होगी। मैं फील्ड में कभी गया नहीं, सोशल मीडिया के 1.5 लाख लाइक का करूंगा क्या। अब एक्चुअल तो जब चुनाव होते हैं तब लोग पूछते ना, सोशल मीडिया का एक उपयोग है, कंप्लीट सोशल मीडिया से आप फील्ड पे जाना चाहते हो नहीं, आप फील्ड से सोशल मीडिया पे आइए, आपकी ताकत दुगनी हो जाएगी। आज अगर मोदी जी को बोलते हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया को बहुत ऊपर उठाया था, वो आदमी 16-16, 18-18 घंटे काम भी करते हैं, कहाँ बॉर्डर पे भी जाते हैं, विदेश नीति भी उनकी जबरदस्त है, तब एक मोदी जी का नाम हुआ है, उन्होंने फील्ड पे भी काम किया है। मैं फील्ड पे जाऊंगा, मेरी सोशल मीडिया स्ट्रांग होगी, करना चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब जगह पहुंच सकते हो, आप अपनी आवाज, अपने विचार, यू कैन मेक देम अवेलेबल एवरीवेयर, है ना। लेकिन पहले वो विचार, आवाज ग्राउंड पे तो, ग्राउंड पर स्ट्रांग होना। आप नौर जाओगे, हनुमानगढ़ जाओगे, आपको पता चलेगा कि अभिषेक मटोरिया कभी आता नहीं, कभी मिलता नहीं, काम के मामले में जीरो है, जनता उसको पहचान नहीं रही है, वो कुछ कर नहीं रहे, क्या करेंगे सोशल मीडिया। सही बात। और आपको पता चलेगा कि ग्राउंड स्ट्रांग है, सोशल मीडिया भी स्ट्रांग होना चाहिए। एक कहावत है हमारे विधानसभा में, क्षेत्र में मजबूत होगे तो जयपुर में भी मजबूत होगे। बहुत सही बात। वहाँ कुछ भी नहीं होगा तो यहाँ कौन पूछेगा। सेम ये चीज के क्षेत्र में मजबूत रहोगे तो सोशल मीडिया पे भी मजबूत रहोगे। फील्ड में आपकी पकड़ रहे, कोई भी फील्ड हो, बिजनेसमैन बैठे हैं, स्वाति जी बैठी हैं, सब लोग बैठे हैं, पार्षदगण बैठे हैं, पत्रकार बैठे हैं, आपको अपनी फील्ड का पता है। आप जयपुर की रिपोर्टिंग करोगे तो आपको पता है ना कि ये मेजर विकास भामू मार्ग है, ये राजेंद्र नगर है, यहाँ इस होटल में प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ कल क्या हादसा हुआ था, कहाँ अतिक्रमण टूट रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं है। आप सोशल मीडिया पे चढ़ाए जा रहे हो, काउंटर क्वेश्चन होता है तो यो फेसेस ब्लैंक, ये आपको पता ही नहीं क्या बात नहीं करो। आप रिपोर्टिंग करते हो, फील्ड में पसीना पाते हो, फिर देखो आपके सोशल मीडिया। मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है, फील्ड में मजबूत रहो, फील्ड की जानकारी रहो, सोशल मीडिया उसको 4 गुना ताकत बढ़ा देगी। बिल्कुल सही बात कही आपने। अगला सवाल मेरा ये कि एक जननायक की, चूंकि आप एक जननायक के रूप में हम आपको यहाँ पर आज संबोधित कर रहे हैं, क्या आखिरी मंजिल होती है राजनीतिक भविष्य को लेकर, आपकी क्या योजनाएं हैं आगे, क्या आपने इसके बारे में सोचा हुआ है? कुछ एक राजनेता साथी बैठे हैं तो मेरा साफ कहना है, कोई बहुत ज्यादा मंजिल और उम्मीदें इतनी मत पालनी चाहिए, फिर वो पूरी नहीं होती तो आदमी की क्या है, उम्मीदें फिर धराशायी होती है। खैर एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए, मतलब बिना सपनों के थोड़ी ना जिया जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, हमारी फील्ड बहुत अनसर्टन है साहब। ऐसा नहीं है कोई बिजनेसमैन कहते हैं हमारी नहीं है, क्या उसकी भी होगी। स्टॉक मार्केट भी अप एंड डाउन होता है, गोल्ड के रेट भी बढ़ रहे हैं, फार्मेसी में नई चीजें आ रही हैं, ट्रांसपोर्ट में बदलाव हो रहा है, और किसानों को भी बहुत अप टू डेट रहना पड़ता है, सब चीजें ठीक है। हमारे वाले में लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी बहुत हाई है। वेव कब चली, आपकी मेहनत थी, बहुत सारे ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं, सीधी चढ़ना पड़ता है, चढ़ने में बहुत टाइम लगता है, गिरने में बहुत कम लगता है। लेकिन फिर भी सपने रखने चाहिए। विधायक है तो सांसद, सांसद है तो मंत्री, मंत्री है तो मुख्यमंत्री, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। पर मेरा मानना है मेहनत करते जाइए, नियत साफ रखिए, फील्ड में जनता से जुड़े रहिए, रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। आपका टारगेट है कि मुझे उच्च पद पे जाना है, इसमें बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि कुछ पता नहीं चलता, मैं ही आपके सामने उदाहरण बैठा हूँ, ये मेरा तीसरा चुनाव होता, 3rd टाइम जीतता, शायद कोई पद से नवाजा जाता या नहीं भी, पर चांसेस थे। जातीय क्षेत्रीय संतुलन बना के सारी चीजें देखनी पड़ती है। सुनहरा मौका था, 1-1 लाख लोग वोट लेके भी मैं 540 से हार गया। मेरे तो खूब थे सपने, लेकिन नहीं हो पाए। खैर इसका ये मतलब नहीं कि सपने नहीं होने चाहिए, बट मेरा मानना है कि हमारी वाली फील्ड में सपनों के साथ साथ आप संघर्ष में भी लगे रहिए। सपनों और संघर्ष का मेल चाहिए था, तभी पूरा, और तकदीर भी चाहिए। आपके इसी बात से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि कभी आपको राजनीतिक जीवन में ऐसा लगा कि यार ये राजनीति बड़ी कठिन है, बड़ा समस्या, बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन है, कभी ऐसा लगा आपको? कोई एक रोज लगता है साहब,
कोई भी पॉलिटिकल आदमी यहाँ बैठा है जी, आप उनसे पूछिए जिस तरीके का हेक्टिक शेड्यूल हमारा रहता है जी, जिस तरीके की लाइफस्टाइल हो गई है, फैमिली पर्सनल बिजनेस लाइफ आपकी ऑलमोस्ट शून्य हो जाती है और हर वक्त आप यू आर अंडर द स्कैनर, कसौटी पे खरा उतरना हर वक्त संभव, छोटी सी चीज की भी नेगेटिविटी कैसे फैलती है और आपके किए हुए अच्छे काम ढक जाते हैं। मैं मानता हूँ चैलेंज के साथ आप कंक्लेव कर लिए, जननायक कंक्लेव कर रहे हैं, सब फील्ड को सम्मानित कर रहे हैं। मैं आपके यहाँ पहले भी जुड़ा हूँ, अपन ने एक प्रोग्राम किया था जेएलएन मार्ग पे, कविता जी को याद होगा, जेएलएन मार्ग पे एक प्रोग्राम किया था, उसमें भी मैं आया था, मेरे पास वो कटिंग पड़ी है, आपके फोकस भारत की न्यूज़पेपर भी लाया हूँ मैं। मतलब वन ऑफ द टफेस्ट जॉब है। अब बैठ रहा हूँ आपके सामने, फोन नहीं रुक रहा है, निकलते ही मुझे सचिवालय जाना है, सचिवालय के बाद पीएचक्यू में मैंने टाइम लिया हुआ है, 250 काम, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, देयर इज नथिंग कॉल्ड रेस्ट, ठीक है। और एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई है बॉस, इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस है जिसकी कोई उम्मीद नहीं। पहले तो कुछ नहीं था, पर जब से ये चले हैं फोन, उसके बाद से इट इज बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैं मानता हूँ आप एक दिन फील्ड में बिताइए हमारे साथ, आपको पता चलेगा कि वाकई जो ये कह रहे हैं बहुत डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। चलिए सर, मैं जरूर उस चीज को अनुभव करना चाहूंगा। आखिरी सवाल आपसे बस यही करूंगा इस बातचीत को समाप्त करते हुए कि बहुत से युवा है और कुछ सालों में ऐसा चलन भी है, राजनीति से बहुत लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे युवा राजनीति से जुड़ रहे हैं, तो जो सीरियसली राजनीति को अपना करियर मानते हैं या बनाना चाहते हैं, युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या मतलब सुझाव है या क्या आप उनको सलाह देना चाहेंगे? आपने वो 3 चीजें पूछी थी, उसमें 2 हो गई, तीसरी मेरी ये रह गई थी, जितना यूथ और विमेन का हिस्सा होना चाहिए पॉलिटिक्स में भी उतना नहीं, इस बात को स्वीकारना चाहिए। तीसरा उसका जवाब, और जो यूथ आ रहा है बहुत अच्छी बात है, स्वागत है उनका, आए गर्मजोशी के साथ आए और अपने संस्कार जो वो लेकर आते हैं, शिक्षा जो लेकर आते हैं, उसका उपयोग जिस जनसेवा के लिए उनको चुना जाता है वे करें, तो डेमोक्रेटिक सेटअप बहुत मजबूत होगा जी। और युवाओं के साथ साथ महिलाओं की भी भागीदारी बढ़नी चाहिए। अब वैसे भी 33% वाला जो बिल आ जाएगा, उसके बाद निश्चित रूप से एक बहुत ऊंचे लेवल पे महिलाएं, बहुत मतलब नंबर वाइज महिलाएं तो हमेशा हमारे समाज में एक बहुत अच्छी ऊंचे पद पे देखी जाती है। कुछ तुच्छ लोग राजनीति करके बदनाम करते हैं, बाकी महिला सशक्तिकरण है जो देश में चल रहा है, युवा जो आगे आ रहे हैं, आने वाले समय में देश की आबो हवा फिजा बदलने में इन युवाओं की, महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी और ये आएंगे तो बहुत मजबूती के साथ हमारा डेमोक्रेटिक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप मजबूत होगा, जिसका लाभ जनता को और सभी ऑर्गेनाइजेशंस को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपने इतना समय दिया और बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और इतने सारे लोगों को जो भविष्य में आना चाहते हैं राजनीति में, उनको एक आपकी बातचीत सुनकर भी बहुत कुछ जानने को और समझने को मिलेगा। तो इतना मुश्किल जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज्यादा मुश्किल एक राजनेता का जीवन होता है, आपसे बातचीत करके ये मालूम चला। जननायक कॉन्क्लेव में आप पधारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका और फोकस इंडिया का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आमतौर पर जो देखो जीते हुए को बोले जाते हैं, पूर्व तो पूर्व ही होता है, फिर भी आपने पूर्व विधायक के नाते मुझे याद किया और इस सम्मान से आपने मुझे ये जो सम्मान दिया है, इस लायक मुझे समझा कि आपको जननायक अवार्ड दिया जाना चाहिए था। बस मैं अपनी बात खत्म करने से पहले आपको दिल के गहराई से धन्यवाद दूंगा। 1 लाख से अधिक वोट लेकर हारने वाले केवल 5 लोग थे राजस्थान में जिसने मेरा नाम था। 2018 में बेस्ट विधायक का अवार्ड मिला और केवल 540 की हार होती है तो बड़ी तकलीफ वाली होती है, लेकिन आप जैसे कार्यक्रम, आप जैसे लोग और इस प्रकार के फोकस भारत जैसे कार्यक्रम मनोबल बढ़ाते हैं, मोटिवेशन देते हैं ताकि हम अपनी फील्ड में निरंतर लगे रहें। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूं, आपका, पूरी टीम का, मैम का और पूरे फोकस भारत संस्था का। पहले भी आपसे जुड़ रहा हूं, इसी प्रकार के आप कार्यक्रम करते रहें, ये बैलेंस बनता रहेगा और युवा, महिला, एंटरप्रेन्योरशिप सब लोग आगे आएंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।